के न्यूज टुडे में पहला आपका हेडलाइंस ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में बच्चों के एडॉप्शन पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया। क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ मामले में एक निर्णय, निम्नलिखित निर्णय दिए। इसमें क्या कहा? कौन सा केस है? टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे बाल देखभाल संस्था, ठीक है, सीसीआई से अधिक बच्चों को शामिल कर एडॉप्शन पूल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एडॉप्शन पूल क्या होता है? ऐसे बच्चों के संबंध में निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या मानदंड है? माता पिता 1 वर्ष से अधिक समय तक बच्चे से मिलने नहीं आए। ठीक है, हम्म। पहला कंडीशन क्या है? माता पिता बच्चे से 1 वर्ष से अधिक समय से मिलने ही नहीं आए हैं। या फिर माता पिता मतलब क्या? अयोग्य है। हाँ। दूसरे, अयोग्य माता पिता कौन हो सकते हैं? ठीक है, अयोग्य माता पिता वैसे माता पिता को कहेंगे जो कि मतलब पालन पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है, आर्थिक रूप से असमर्थ हो बढ़िया। सकता है, आर्थिक रूप से असमर्थ हो सकता है, या फिर शारीरिक रूप से भी असमर्थ हो सकता है। ठीक है, दोनों रीजन। ठीक है, या फिर ऐसे माता पिता जो कि मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त है, मतलब खुद दिन भर नशे में रहते हैं, उनको पता ही नहीं, उनको शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो बच्चे को क्या पालेंगे? ठीक है, हाँ। इसमें से ऐसे माता पिता भी शामिल है जिन्होंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है या उनकी उपेक्षा की है, जिनकी आपराधिक रिकॉर्ड है। ठीक है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, बहुत वर्षों तक जेल में है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, तो वैसे माता पिता को इनमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडॉप्शन पूल के लिए बच्चों की पहचान करने होती द्विमासिक अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। एडॉप्शन पूल क्या था? कि मान लीजिए किसी माता पिता ने क्राइम कर दिया, ठीक है, हाँ। माता पिता ने क्राइम कर दिया, माता पिता दोनों जेल में चला गया, बच्चे की क्या गलती? बच्चा तो जेल में नहीं जाएगा ना। अब नहीं। वैसे कि बच्चे की उम्र 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, ठीक है, तो वैसा बच्चा को सरकार मतलब क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है। क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है। अब गवर्नमेंट अडॉप्ट करके रख ले, लेकिन गवर्नमेंट कितना दिन तक अडॉप्ट करेगी? उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है ना, बच्चे को अडॉप्शन के तहत मतलब दूसरे को अडॉप्ट करने के, जैसे मान ली किसी को बच्चे नहीं है तो उनको मतलब सौंप देती है। ठीक है, तो वो किस बच्चे को सौंपेगी? ठीक है, जैसे मान ली बच्चा आपका है, लेकिन आपने बच्चा को छोड़ दिया, आप नशे में लिप्त हो, आप जेल चले गए, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हो, या फिर आर्थिक रूप से पालन पोषण के लिए वो एग्री नहीं हो, तो सरकार वैसे बच्चों को अपने पास रखेगी और फिर वह बच्चे को मतलब क्या करेगी? दूसरे को दे देगी। लेकिन दूसरे को देने का कंडीशन क्या होगा? तो दूसरे को देने का सबसे पहला कंडीशन होगा जिस माता पिता को बच्चा बच्चा से मिलने 1 साल नहीं आया, ठीक है, या फिर माता हम्म। पिता मतलब क्या? अयोग्य हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में इसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब क्या किया? दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्णय के लाभ में इसमें सीसीआई का संचालन करने वाली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सीसीआई के संचालन करने वाली सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी संस्थाओं का बोझ कम हो जाएगा। अब इसे सरकारी एजेंसी पे तो बहुत ज्यादा बोझ है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है। अब बच्चा सरकार लेते जाएगा, लेकिन बच्चा को किसी को पालने के लिए नहीं देगा, कोई बच्चा को अडॉप्ट ही नहीं करेगा कोई आम लोग, तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होगा। और ऐसे बहुत सारे एनजीओ भी है जिसको गैर लाभकारी संस्था भी कहते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ बोलते हैं। ठीक है, साथ ही से बहुत से बच्चों का बेहतर भविष्य बन सकता है। बच्चा जो रहेंगे वहां पे बंद रहेंगे गवर्नमेंट के यहाँ या फिर एनजीओ में, क्या उनका फ्यूचर बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। उसी बच्चा को कोई मतलब मान लीजिए कपल्स उसको एडॉप्ट कर लेता है, तो उसे बच्चा का मतलब बहुत सारा अच्छा मतलब फ्यूचर होगा। ठीक है, सीसीआईएस उन बच्चों का देखभाल और सुरक्षा सेवा प्रदान करते हैं और ऐसी सेवाएं की आवश्यकता होती है। सीसीआई में बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक गृह श्रेणी, गृह एजेंसी, उचित सुविधा तंत्र आदि शामिल है। ठीक है, जैसे बाल गृह होता है, खुला आश्रय गृह होता है, सब इसमें आते हैं। इन्हें किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, जेजे अधिनियम 2015 के तहत मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, 2015 के तहत। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत में गोद लेने, ठीक है, दत्तक ग्रहण एडॉप्शन की प्रक्रिया को विनियमित करता है। ठीक है, दत्तक पुत्र किसको कहते हैं? जो कि गोद लिए हुए बच्चे को दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, और जे अधिनियम की बात करेंगे, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड जो अधिनियम जो है, ठीक है, कब हुआ था? तो ध्यान में 2015 का मतलब क्या है कि अधिनियम है। ठीक है, दूसरा। इसमें और क्या क्या बातें इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या? बेमल मांग, ठीक है, बेमेल मांग, ठीक है, CARA के ऑनलाइन पोर्टल, ठीक, केयरिंग्स के अनुसार कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए उपलब्ध बच्चों का भावी दत्तक माता पिता की संख्या के बीच में बड़ा अंतर है। ऐसा पीएपी की विशेष पात्रता जैसे आयु समूह के आदि के कारण होता है।
जैसे कुछ दिन पहले एक आपने नियम देखा था, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप किसी बच्चा को गोद लेना चाहते हैं तो आपकी आयु और उसकी उम्र में कम से कम 20 साल का अंतर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? एक कुछ दिन पहले बाबा राम रहीम ने ना इसको गोद ले लिया था, क्या नाम है उसका? अरे किसकी, कौन सी महिला थी जिनके साथ बहुत विवाद विवाद भी हुआ था? क्या नाम था उस, हरमनप्रीत, हनीप्रीत, क्या नाम था उसका? ठीक है। सर तो हरमन महिला को गोद ले लिए। नहीं नहीं, वो बच्ची थी। किसी को भी ले सकते थे, ठीक है। हनीप्रीत। हनीप्रीत, ठीक है। तो दिक्कत ये आ रहा था ना, आप गोद लेने का मतलब जो एज जो होना 20 साल, तो दोनों का बीच का डिफरेंसेस उतना नहीं था। अगर आप, हम, मेरी उम्र अगर मान लीजिए 25 साल है, हम जाके मतलब जाके 15 साल के बच्चे को गोद ले लेंगे तो वो मतलब नहीं जस्टिफाई करेगा। हम जी कितने सर। साल के बच्चे को गोद ले सकते हैं? 4 साल, 3 साल, 5 साल के बच्चे को गोद ले सकते हैं, ठीक है। 15 साल के बच्चे को जाके हम गोद नहीं ले सकते, मतलब एज डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। ऐसा पीएपी, पीएपी होगा मतलब, ठीक है, ये भाभी दत्तक माता पिता का मतलब पेरेंट कुछ होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। तो जैसे आयु समूह आदि के कारण होता है, बुनियादी ढांचे की कमी, देश में 760 जिलों में से केवल 390 जिलों में ही, ठीक है, सास है, मतलब ऐसी संस्था होगा। सास का कुछ फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, यही सब ना आप लोग को निकाल के लाना पड़ेगा। सास क्या है, पाप का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कानूनी मुद्दे की बात करेंगे, 1956 का हिंदू दत्तक ग्रहण, ठीक है, भरण पोषण कानून हिंदुओं को एजेंसियों को शामिल किए बिना ही बच्चों को गोद लेने की अनुमति देता है, ठीक है। दत्तक ग्रहण की लंबी और जटिल प्रक्रिया है, माता पिता को बच्चा गोद लेने के लिए 3 साल से अधिक समय का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि विवाह की और अगले दिन जाके बच्चा जाके गोद ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम आपका शादी का बीच का डिफरेंसेस कितना होना चाहिए? 3 साल। अगर 3 साल तक आप पेरेंट अगर नहीं बनते हैं तो आप जाके मतलब बच्चे को मतलब क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी है। और ऐसे तो 20 साल का एज डिफरेंसेस होना ही चाहिए। अडॉप्ट करने के लिए सर वाइफ और हस्बैंड दोनों को होना जरूरी होता है क्या? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं। अडॉप्ट करने के ले लिए ले सकते नहीं, हैं गोद, ऐसा कोई बात नहीं ऐसा है। जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है सर, ठीक है। सिंगल लेकिन पेरेंट भी एक, तो है। हाँ लेकिन लड़की मतलब महिला लोग ले सकती है, लेकिन लड़का लोग जो होता है वो लड़की को नहीं गोद ले सकता है, ऐसा है। वैसे जो अच्छे से पालन अच्छा पोषण कर सके उसको बोले ही। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिहार को लेके मतलब एक फैसला आया है, ठीक है। अब फैसला क्या था? SCS, ठीक है। तो मैं तो इसको जानता हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से, इसको SCS का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्या होता है SCS का मतलब? क्या होता है? स्पेशल स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा किसको मिला, उस पे पहले बात कर लेते हैं। 11 राज्यों का, ठीक है, SCS का दर्जा दिया गया। ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने राज्यों को दिया गया? 11 11 राज्यों को दिया गया। ये 11 राज्यों में कौन कौन है? असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, ठीक है। ये आपका 7 सिस्टर जो आता है ना, नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट है? 8 स्टेट है। 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट, 6 स्टेट, 7 स्टेट, 8 स्टेट। याद करना कितना आसान है। नॉर्थन ईस्टर्न 8 स्टेट, प्लस आप ले लो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, और एक बेचारा अभी नया नया बना है तेलंगाना, ठीक है। ये 8 प्लस 3 राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया। अब क्या होगा ये? अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य को 100 रुपया में से 60 से अगर 75 रुपया अगर दिया जाता है, तो ऐसे राज्यों को 60-75 की जगह पर 90 रुपया दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए, अगर किसी राज्य को 100 रुपया में से, ठीक है, अगर मान लीजिए मुश्किल से 60 से 75 रुपया अगर दिया जाता है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होंगे तो उनको 90 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि ये अपना मतलब क्या करे, विकास करे, ठीक है। तो SCS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राज्य को स्पेशल विशेष कैटेगरी। श्रेणी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध की है, ठीक है। बिहार कैबिनेट ने केंद्र सरकार से क्या किया है? अनुरोध किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर, बिहार सरकार जब अनुरोध कर रहा है तो उसी को बिहार को देखते उड़ीसा कहता है भाई साहब हमको तो तुम बीमारू राज्य के श्रेणी में रखे हो, हमको भी मतलब क्या करो दो। आंध्र प्रदेश अलग हल्ला करता, बोलता तेलंगाना को दे दिया तो हमसे ही अलग हुआ था।
हमें क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार तीनों के तीनों जो राज्य जो है क्या चीज का मांग कर रहा है? तो देखेंगे एससीएस का मांग कर रहा है। ठीक है, गैरत वाला हो कि एससीएस केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों के उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाए जो किसी भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हो। ठीक है, दो रीजन होना चाहिए। क्या क्या रीजन होना चाहिए? या तो भौगोलिक होना चाहिए या फिर सामाजिक आर्थिकरण का पिछड़ेपन का कारण होना चाहिए। मतलब पहाड़ी राज्य है। अब बिहार को किस आधार पे देगा? दोनों आधार में से किस आधार पे बिहार को मिलेगा बताइए? अगर मिलेगा तो किस आधार पे मिलेगा? आर्थिक बिल्कुल, वेरी सामाजिक। गुड। क्योंकि भौगोलिक स्तर से तो बिहार ओके है। ठीक है, पहाड़ी राज्य बिहार नहीं है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे बिहार को मिल सकता है। ठीक है, एससीएस ने, ठीक है, 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिशों पर शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष राज्य का जो दर्जा जो दिया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी, जब गांधी जी 100 वर्ष के हो गए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की? 1969 में की गई थी। ठीक है, और 5वां वित्त आयोग, ठीक है, इनका उद्देश्य कुछ वंचित या पिछड़े राज्यों पर ध्यान देने के हेतु मतलब क्या करना था? उन्हें मतलब क्या करना था? लाभ पहुंचाना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एससीएस राज्यों को गाडगिल फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया गया था जाता था। कौन सा फार्मूला? तो एससीएस राज्यों को अनुदान देने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता था? गाडगिल फार्मूला। चलिए, अब एक सुर में हमको क्या कहते हैं? 11 राज्यों का नाम बताइए। तो 11 राज्यों का नाम बताए जिसको एससीएस के तहत शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। ठीक है, एगो साथ छूट गया कोई। ठीक है, जो भी हो, 8+3 का कभी नहीं भूलेंगे। आठों का, नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्य, इधर मतलब तेलंगाना, तेलंगाना के बाद, ठीक है, उत्तराखंड और साथ में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले शुरुआत कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मतलब कैमा वित्त आयोग ने इसकी मतलब अनुशंसा की थी? 5वां या फिर छठा, क्या बताएंगे? पांचवा। क्या बताएंगे? 5वां। ठीक है, किसने मतलब किया था? कौन से फार्मूला था? गाडगिल फार्मूला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब एससीएस का लाभ क्या हो सकते हैं? तो ऐसे राज्य के लिए केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल परिवहन 90% धनराशि का योगदान करती है। इसके विपरीत शेष राज्यों को कितना मिलेगा? 60 से लेकर मात्र 75% मिलेगा। जबकि जो एससीएस में जो होंगे उनको कितने मिलेंगे? 90% मिलेगा। खर्च न किए गए धन के मामले में एससीएस राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें यह राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कभी कभी बिहार राज्यों का पैसा दिया, चलो तुमको 500 करोड़ रुपया देते हैं, लेकिन बिहार सरकार आराम से सो रही है, उस पैसा को अगर खर्च नहीं करती है तो उस पैसा को केंद्र सरकार को वापस कर देना होता है। लेकिन जो राज्य जो एससीएस में आएंगे तो उनको पैसा दिया गया, अगर खर्च नहीं कर पाए तो उनको केंद्र सरकार को राशि को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जी सर। एससीएस राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कारपोरेट कर पे भी महत्वपूर्ण रियायत मिलती है। ठीक है, मतलब सेंट्रल के साथ जो मतलब ये टैक्स जो बंटवारा करेंगे तो उनमें वित्त आयोग मुख्यतः इसी भूमिका के लिए कार्य करती है, तो उनको थोड़ा रियायत दी जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना? उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे अब किसी राज्यों को एससीएस में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका कारण कि 14वें वित्त आयोग ने एससीएस की अवधारणा का पूरी तरीके से मतलब क्या किया है? समाप्त कर दिया गया। तो मांग तो बार बार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 14वां वित्त आयोग ने एससीएस की अवधारणा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, इसलिए किसी भी राज्य का मतलब इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब 5वां वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर इसको लाया गया और 14वां वित्त आयोग ने बोला से टाटा बाय बाय, बहुत हो गया। ठीक है, अब नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, समझ गए? जी सर। तो इसे स्टेटमेंट वाला बेस वाला क्वेश्चन बन सकता है ना? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोल देगा 14वां वित्त आयोग की अवधारणा के आधार पर एससीएस को शामिल किया गया। क्या बोलेंगे? गलत है। नहीं किया गलत है, क्योंकि क्या किया गया? 14वां वित्त आयोग की अनुशंसा पे इसे क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक है, किया गया है। चलिए, भारत के 5वां संविधान को में लाया 300, बिल्कुल, भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 और 371 बी में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ज्ञात हो कि संविधान किसी भी राज्य को एससीएस राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। संविधान में विशेष प्रावधान की बात कही गई है, जिसके लिए आर्टिकल्स कौन से 371 है। ठीक है, 371 का ए है,
और 371 का भी है। लेकिन भारतीय संविधान किसी भी राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करती है। अब भारतीय संविधान के में कहीं भी SC/ST राज्य के लिए वर्गीकृत करने की बात नहीं कही गई, ठीक है। आप देखेंगे SC/ST राज्य में कौन कौन से राज्य आएंगे। SC/ST के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो राज्य वित्त आयोग के स्रोत का एक अनिश्चित होना, राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना, आर्थिक और अवसंरचना के संबंधी पिछड़ापन होना, पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना, पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति, ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व और राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा होना, ठीक है। सारे चीज अगर होंगे तो वैसे कंडीशन में SC/ST के लिए पात्रताएं शामिल की जाएगी। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है SC/ST के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए इनमें से कौन सी पात्रताएं शामिल है या फिर नहीं है, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो इसका कम से कम आप नोट्स बना लीजिए। बिहार के संदर्भ में है तो हो सकता है 69 BPSC में तो मे भी कम लग रहा है, लेकिन 70 BPSC में सीधे सीधे पूछ ले, ठीक है। तो इसका सभी लोग जरूर से जरूर इसको अच्छे से पढ़ के इसको नोट्स बना लेंगे, ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग गठित किया है, ठीक है। अब किस तरह का आयोग है उस पर जरा बात करेंगे। तो सामाजिक जुड़ाव पर गठित इस आयोग का कार्यकाल बात करेंगे 2024 से लेकर 2026 तक होगा। इस आयोग में निम्नलिखित कार्य होंगे। सबसे अकेलेपन को गंभीर स्वास्थ्य खतरा मानकर इसका समाधान करना, ठीक है। अकेलापन बड़ा खतरनाक माना गया, बोला जाता है दिन भर में जो 3-4 सिगरेट जो पीता है उससे ज्यादा खतरनाक है अकेलेपन, ठीक है। तो अकेलेपन को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा मानकर इसका समाधान करना, सामाजिक जुड़ाव का प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देना, सभी आय समूह के वाले देशों में समाधानों के विस्तार तेजी लाना। माइक बंद कर लीजिए, आवाज यहाँ से आ रही है, ठीक है। सभी आय समूह वाले देशों में समाधानों के विस्तार में मतलब तेजी लाना। आयोग यह भी अध्ययन करेगा कि सामाजिक जुड़ाव समुदाय के कल्याण, आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास, उनमें नवाचार की प्रकृति बढ़ावा देने में मतलब मदद करता है, ठीक है। अलगाव की बात करेंगे, आइसोलेशन होता है, अकेलापन को लोनलीनेस कहते हैं। दुनिया भर में सभी आयु समूह के लोगों के स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्रभावित करता है, ठीक है। इसको मतलब बीमारी माना गया, इसको रोग माना गया, ठीक है। 4 में से 1 वृद्ध व्यक्ति सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है, मतलब आइसोलेटेड फील करता है, कोई इससे बात नहीं करता बड़ बुजुर्ग से, इससे मतलब आइसोलेटेड फील करते हैं। साथ ही मोटे तौर पर इस प्रवृत्ति की दर सभी क्षेत्रों में मतलब क्या है, समान है। अब अकेलेपन का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पे, तो अकेलेपन का स्वास्थ्य और जीवन अवधि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हालांकि अभी तक ऐसे प्रभावों को कम ध्यान दिया गया, ठीक है, अभी तक इसको इग्नोर किया गया था। सामाजिक अलगाव के कारण प्रतिकूल आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी में अलग थलग और असहयोग होने की अनुभूति में रोजगार को लेकर असंतुष्टि एवं खराब कार्य प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब जॉब में भी आपका मतलब प्रदर्शन आपका ठीक नहीं हो सकता है। उत्पादक की बात करेंगे, लचीली और स्थिर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक जुड़ाव में देश में महत्वपूर्ण। ऐसी अर्थव्यवस्था वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण को भी मतलब क्या करेगी, बढ़ावा देगी। इसके लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण करना चाहिए और सामाजिक अलगाव को कम करने के मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मतलब क्या होना चाहिए, उपाय होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे क्या होता है अकेलेपन और सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। असामयिक मृत्यु जोखिम को 25% तक बढ़ जाता है, मतलब असमय मृत्यु हो जाती है, इसकी असमय मृत्यु होने का जो खतरा जो 25% तक बढ़ जाएगा। डिमेंशिया होने के जोखिम से 50% तक बढ़ जाता है डिमेंशिया, ठीक है। स्ट्रोक, हृदय रोग जोखिम 30% बढ़ सकता है, इतना ज्यादा खराब है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सामाजिक जुड़ाव पर WHO का जो आयोग जो है उसने मतलब रिपोर्ट मतलब इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। जैसे अकेलापन और मतलब क्या बोलते हैं, ये अकेलापन है क्या था, अकेलापन अलगाव कितना अधिक खराब है, लोगों के हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट करता है, उस पर मतलब ये चीजें मतलब दी गई है, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, CCRAS ने, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान, ठीक है, नैपुण्य पहल अग्नि को लॉन्च किया, ठीक है। अब देखेंगे अग्नि का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के जरिए व्यावहारिक आयुर्वेद पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद आयुष प्रणाली का एक हिस्सा, आयुर्वेद किसका है, आयुष प्रणाली का एक हिस्सा है। आयुष के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा की पद्धति और हेमोपैथी भी इसमें शामिल है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में योग शामिल है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा सेवा रिकबा भी शामिल है।
इस पहल के माध्यम से आयुर्वेद प्रैक्टिशनरों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इससे वो अलग अलग रोगों के बारे में अपनी नवीन पद्धतियां अनुभव मतलब क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? CCRAS ने इन पद्धतियों और अनुभवों का शिक्षा में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दर्ज करेगा तथा इन्हें प्रकाशित करेगा। अब CCRAS का उद्देश्य क्या होगा? तो CCRAS इस उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ सहयोग करेगा। राष्ट्रीय आयोग NCIMS एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन NCISM अधिनियम 2020 के तहत मतलब किया गया था। ठीक है, अग्नि की आवश्यकता क्या है? तो अग्नि की आवश्यकता आयुर्वेद में प्रैक्टिस के लिए साक्ष्य आधारित कठिन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण की जरूरत होती है। भारत इसका इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के रूप में कर सकता है। ठीक है, इससे रोग प्रबंधन के लिए नवीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का भी मतलब क्या होगा, प्रचार होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। CCRAS एक शीर्ष अनुसंधान निकाय है। इसका मुख्य कार्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करना तथा समन्वय सूत्रीकरण विकास और प्रोत्साहन करना है। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा CCRAS? तो ये आयुष मंत्रालय के अधीन मतलब क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए संचालित अन्य पहल कौन कौन सा है? तो CCRAS स्नातक करे शोधार्थियों के लिए स्पार्क कार्यक्रम, ठीक है, जो MA कर रहा है, ठीक है, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए PG स्टार कार्यक्रम और शिक्षकों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जो कि आयुर्वेद को मतलब बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कैंपेन भी मतलब शुरू किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना के तहत आयुष चिकित्सा पद्धतियों का भी संवर्धन किया जा रहा है। ठीक है, इसको एक बार क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा उसको कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्रमयोगी की बात करेंगे। क्रमयोगी भारत आई गोट क्रमयोगी प्लेटफॉर्म पे क्रमयोगी प्रारंभ है। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत की पहली वर्षगांठ मनाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्मयोगी प्रारंभ की बात करेंगे तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। ठीक है, इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो कार्मिक, ठीक है, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत मतलब शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार मेलों में भर्ती की गए सभी नए सरकारी कर्मचारियों, ठीक है, नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। क्रमयोगी प्रारंभ कार्यक्रम 8 पाठ्यक्रमों का एक सेट है जिसे रोजगार मेले में भर्ती के लिए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया। ठीक है, क्रमयोगी प्रारंभ मॉड्यूल की बात करें तो मिशन क्रमयोगी का हिस्सा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता दक्षता निर्माण कार्यक्रम मिशन क्रमयोगी के बारे में क्या चीजें है उसको देखते हैं तो देखेंगे। इसका लक्ष्य ऐसी सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है जिसमें भारतीय लोकाचार से जुड़ी हो, जो भारत की आकांक्षाओं की समझ रखती हो तथा जो प्रभावी और कुशल तरीके से लोकसभा प्रदायगी के साथ बेहतर तालमेल बना सके। इसे कब शुरू किया गया था क्रमयोगी को? तो 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, कैसे काम करती है? ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, संगठन और एजेंसियों के सभी सिविल सेवकों के लिए है। इसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर किया गया है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा सुधारों को ध्यान में रखते हुए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के डिजाइन को मतलब किया गया। इसके कितने स्तंभ है? तो मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ है। पहला नीतिगत फ्रेमवर्क, संस्थानिक फ्रेमवर्क, दक्षता फ्रेमवर्क, डिजिटल रणनीतिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ में आईगोट एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण क्रमयोगी प्लेटफॉर्म आईगोट क्रमयोगी इसमें आ जाएंगे डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क में। अब आगे देखेंगे आईगोट क्रमयोगी सिविल सेवकों को व्यक्तिगत रूप से समय समय पर दक्षता निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई मानव संसाधन प्रणाली, ठीक है, तथा निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो कितने फ्रेमवर्क है इसके? 6 फ्रेमवर्क है। ठीक है, अभी ये टॉप लग रहा होगा आपको, लेकिन जब ये पढ़ के जब आप लोग परफेक्शन वगैरह के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना तो काफी आपको आसान लगेगा। ठीक है, और एडिटोरियल वगैरह तो सीधे उड़ा देंगे। ठीक है, उसको तो कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, सर ये जूम नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। का जो स्क्रीन है ना वो नहीं मूव होता है। स्क्रीन मूव होता है, ये आपका स्क्रीन मूव नहीं होता।
नहीं। अभी भी नहीं हो रहा है। नहीं मतलब हो रहा है आपका तो मोहित। हो रहा हो है, रहा है, आपका हो हो रहा रहा है। है। ये जैसे मतलब आप इशू अभी होगा, नेटवर्क इशू। सर जूम जैसे नहीं करते होता हैं है। ना हाँ, उसको पोर्ट्रेट को करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते चाहते हैं सब ना आगे तो पीछे बढ़ा सके क्या? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है। आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि स्क्रीन पे ऐसे कर लीजिएगा तो साफ दिखाई देगा। नहीं उसको रोटेट कर लीजिए फिर हो जाएगा। रोटेट कर लीजिए। मूवी नहीं देखते, मूवी देखने के लिए स्क्रीन को रोटेट हाँ करते हाँ हैं हाँ ना, तो हाँ, उसी तरह सर उसको वैसे नहीं रोटेट हो कर रहा है। लीजिए। लैंडस्केप टाइप। अरे नहीं उसको हो कर रहा है सकते हैं, बस। देखिए उसको करने के लिए क्या करना है आपको, जो जहाँ पे स्क्रीन जो दिख रहा है ना उसको उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद उसको पिन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको घुमाइए, हो जाएगा। ओ हाँ इधर हाँ हाँ हाँ, आप चीज हुआ? हो गया हो गया। हमको लगा से आप लोग भी चाहते इसको भगाए आगे, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर। टिम्बर जानते हैं ना, लकड़ी का बड़ा बड़ा जो वो होता है, मोटा मोटा जो होता है, उसको टिम्बर कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की परिषद का 59वां सत्र संपन्न हुआ है। इस सत्र का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय बंध के, ठीक है, संधारणीय प्रबंधन के संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस सत्र में उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा संधारणीय रूप से उत्पादित इमारती लकड़ी के अनुकूल व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। गैरत वालों के उष्णकटिबंधीय वन इमारती लकड़ी के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। मतलब उष्णकटिबंधीय वन इमारती लकड़ी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उष्णकटिबंधीय वनों की इमारती लकड़ी में कौन कौन आता है, तो ध्यान में लॉग लॉग आएगा, शानवुड आएगा, बिनियर शीट्स आएगा, प्लाईवुड आएगा, ठीक है, शामिल है, ठीक है। विश्व में बात करेंगे कितने प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वन है, बहुत इसमें क्या मिलता है, जो महत्वपूर्ण लकड़ियां जो होती है इसमें मिलता है 45% वन जो है विश्व में उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। ये वन कहाँ आपको दिखेगा, तो मकर और मतलब कर्क रेखाओं के बीच आपको दिखेगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कहाँ पे आपको दिखेगा, तो अमेजन का वर्षा वन, कांगो बेसिन, ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय बंध है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय का जो इमारती लकड़ी को जो बड़ा महंगा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ कहाँ पे होता है इसका निर्माण कार्य में, कहा मकान बनाने में इसका प्रयोग होता है। भारत में ना आपको ईंट का मकान बनता है, सीमेंट उमेंट का मकान बनता है, लेकिन मान लीजिए बहुत ऐसा जगह जो पहाड़ पे मकान बनाना, तो कैसे मकान बनाइएगा। लकड़ी आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड में जब वहां पर सीमेंट का मकान बनेगा, थोड़ा भूकंप आएगा उसमें दब के सारा का कहानी समाप्त हो जाएगा। तो वहां पे कैसा मकान बनेगा, कैसा मकान बनेगा, सीमेंट कहाँ से आएगा, वहां पे ईंट कहाँ से आएगा, कैसे, गाड़ी तो आ ही नहीं सकता है, हाथ में उठा के तो नहीं लाएंगे, वहां पे क्या लकड़ी मिलता है, तो वहां पे लकड़ी का मकान बनेगा, ठीक है। रेलवे में स्लीपर्स स्लीपर्स कोच पे देखिएगा सोने वाला होता है, किसका बनता है, उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी का बनता है। तटबंध बनाने में, ठीक है, जेट्टी के निर्माण में, इस सारे में मतलब होता है, ठीक है। घरेलू और औद्योगिक दोनों ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। कागज बनाने में सिंथेटिक वस्त्र, रेयन बोलते हैं ना जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राकृतिक तंतु। फाइबर बोला जाता है, तंतु जो भी कहिए, ठीक है, उसका उपयोग में, इस सारे के सारे में उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी का उपयोग होता है। उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के स्रोत के सक्षम मुख्य खतरे क्या है, तो ये खतरे क्या क्या खतरा निकल कर आता है, कीमती होता है, इसलिए लोग इसको पर पेड़ की कटाई करके शहरी और कृषि और शहरीकरण के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन, अवैध रूप से वन की कटाई, ईंधन के लकड़ी के संग्रह में वनों की कटाई की जा रही, इसलिए लकड़ी धीरे धीरे गायब हो रहा है, ठीक है। वनों का शरण की बात करेंगे तो यह वनाग्नि, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण वनों का भी शरण हो रहा है, ठीक है। तो अंतर उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के संबंध में शुरू की गई पहले कौन कौन से, 2006 में अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता किया गया था। ITTO ने रणनीतिक कार्य योजना 2022 से लेकर 2026 तक निर्मित की है। उष्णकटिबंधीय वैन विविधता के लिए IITO जैव साथ में जैव विविधता अभिसमय CBD नामक सहयोगात्मक पहल शुरू की गई है। 1995 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के तहत वनों पर अंतर सरकारी पैनल IPF और वनों पर अंतर सरकारी फोरम IFF की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वन सिद्धांतों को अपनाने के बाद की गई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन की बात करें, दुनिया में 45% ऐसा वन आपको दिखेगा। अमेजन वर्षा वन, कांगो बेसिन इसका एग्जाम्पल है। उपयोग क्या क्या होता है बता ही दिया हूँ, कौन कौन सा लकड़ी मिलता है वो भी आप लोग जान ही गए हैं, ठीक है। दूसरी बात एक घना वन होता है, ठीक है,
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन IITO जो है इसके लिए चिंतित है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी संख्या क्या हो रही, कम हो रही है। कम होने का रीजन क्या है, तो बहुत अधिक उपयोगी लकड़ी तेजी से मिलते हैं, जा रही इसीलिए है। मतलब पेड़ों की कटाई हो रही है, लोग मतलब चोरी छिपे इसको बेच रहे हैं। अब पर्यावरण बदल रहा है, जिसकी वजह से क्षरण होने की वजह से भी मतलब इसकी संख्या मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी का समन्वय शुरू कीजिए। पहले क्या क्या था, पहल देख लीजिएगा कौन कौन 2006 में आया था, 1995 में भी पहल आया था। ये सारे चीजें आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे IIT के बारे में कुछ जान देते हैं। क्या इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन IITO के बारे में क्या है, तो यह उत्पत्ति 1987 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करती है। किस प्रकार की कार्य करती थी, उष्णकटिबंधीय वनों के संधारणीय प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है, ठीक है। और इसमें सदस्य देश कितने IITO में, तो इसमें 75 देश सदस्य है, लेकिन साथ में यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन में तो अकेले कितनी देश है, 27 देश तो अकेले इसी में है, ठीक है। इसके सदस्यों को उत्पादक और उपभोक्ता श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कौन सा उत्पादक है और कौन सा उपभोक्ता, उपभोक्ता में कौन हो जाएगा, दुबई को बोलेंगे तो उपभोक्ता थोड़ी ना है, ठीक है। दुबई में कहाँ से पेड़ आएगा, ठीक है। भाई द वे बात करेगा, दुबई अगर इसका होगा, यूएई अगर इसका संगठन में शामिल होगा तो कैसा होगा, उपभोक्ता में आएगा। उत्पादक में कौन है, ब्राजील उत्पादक में हो जाएगा। कांगो की बात करेंगे, जिसको जायरे रिपब्लिक कहा जाता है, वो उत्पादक में हो जाएगा, क्योंकि बहुत मिलता है। भारत कैसे श्रेणी में आएगा, भारत का इंपॉर्टेंट है, भारत उत्पादक के श्रेणी में आएगा, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग इसका उत्पादक करते हैं, मतलब हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिए, इसको वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है, बारिश खूब होती है वहां पे। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल इसका शासी निकाय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न किसके थे, IITO के बारे में थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका IITO का, योकोहामा, योकोहामा जापान में IITO का क्या हेडक्वार्टर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, एक अभ्यास हुआ जिसका नाम था वज्र प्रहार। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है, किसके बीच में हुआ है, तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के मध्य में हुआ। कहाँ पे हुआ वज्र प्रहार, मेघालय में हुआ है। मेघालय। मेघालय के कहाँ पे हुआ, उमरोई में हुआ। कहाँ पे हुआ है, मेघालय के उमरोई में हुआ वज्र प्रहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और क्या था, एक शब्द निकल का है जिसका नाम क्या है, सॉरी एक क्या है, ये धातु, ये दुर्लभ धातु, टैटलम। क्या नाम है, टैटलम। क्या निकल कर रहा, टैटलम। शोधकर्ताओं के पंजाब में सतलज नदी के रेत में एक धातु मिल गई जिसका नाम है टैटलम, ठीक है। क्या है 73, क्या परमाणु संख्या, क्या बोलेंगे इसको, टैंटलम। हाँ टैंटलम जो भी हो, ठीक है, टैंटलम, ठीक है। कहाँ पे मिला है ये, कहाँ पे मिला पंजाब है, की सतलज नदी। पंजाब में सतलज नदी के रेत में मिला है। टैटलम की गुण क्या क्या है, तो ये एक दुर्लभ धातु है, ग्रे रंग की यह धातु भारी तन्यता युक्त बहुत कठोर होती है, ठीक है, उच्च संक्षारण प्रतिरोधी धातु है, ठीक है। इस पर 150 डिग्री सेल्सियस से कम तक के तापमान पर रासायनिक हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस से कम तक के तापमान पे जो कोई भी अगर रासायनिक हमला अगर किया जाएगा, इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसका गलनांक क्या होगा, अत्यधिक उच्च होगा। तो टैंटलम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हवाई जहाज में, बायोमेडिकल जैसे उद्योगों में किया जा सकता है, ठीक है। इसका गलनांक उच्च और लागत मतलब क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसके कारण प्लेटिनियम के विकल्प के रूप में दिखा जा सकता है, प्लेटिनियम के विकल्प के रूप में दिखा जा सकता। प्लेटिनियम क्या होती है, बहुत महंगी होती है ना, तो इसको टैंटलम का प्रयोग हम लोग प्लेटिनियम के विकल्प के रूप में कर सकते हैं। कहाँ से मिला, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए MCQ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 73 क्या होता है, परमाणु संख्या जो भी हो, 73 ये ध्यान में रख लीजिएगा। इधर का तो हो गया, अब इधर आते हैं। नॉर्डिक बाल्टिक 8, ठीक है, जिसको NBB नेशंस में कितने 8 देश आते हैं, ठीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल की वर्षों में NB8 देशों की बात करेंगे, ठीक है, के साथ भारत की सहयोग काफी मजबूत हुआ। NB8 एक औपचारिक गैर संस्था है, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग आधारित फॉर्मेट है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें कितने आते थे, इसमें देखिए अगर NB8 में ना कुछ एक नॉर्डिक नेशन आते हैं, एक बाल्टिक नेशन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे
बाल्टिक नेशन में देखेंगे ना, या लगाओ, ये जल्दी याद है, एस्टोनिया, लाताविया और लिथुनिया, ठीक है, ये बाल्टिक नेशन है, ठीक है। और नॉर्डिक नेशन में कौन होते हैं, तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये नॉर्डिक नेशन जो होता है ना, क्लास का सबसे टॉपर बच्चा है, जो भी रैंकिंग वगैरह निकलेगा ना, सबसे टॉप यही रहा, किसी में आइसलैंड देखिएगा, किसी में फिनलैंड देखिएगा, किसी में स्वीडन देखिएगा, किसी में नॉर्वे देखिएगा, किसी में डेनमार्क देखिएगा। कितना भी इंटरनेशनल रैंकिंग निकलता है, सब में क्या रहता है, यही रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है, इसी में से कोई रहता है कि नहीं रहता है। तो NB8 में 8 सदस्य है, जिसमें से 5 जो क्या है नॉर्डिक है, और 3 क्या है बाल्टिक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाल्टिक में कौन कौन है, कि आप लोग भी रिपीट कीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाए, बताइए जोर से। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एक ही आदमी का आवाज है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहा है। लिथुआनिया। चलिए, नॉर्डिक में कौन आएगा, नॉर्डिक में लिथुआनिया। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, और नॉर्वे और नॉर्डिक में स्वीडन। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, आइसलैंड, ध्यान में, नॉर्वे, स्वीडन। बिल्कुल ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये एक अनूठा फॉर्मेट है, इसमें ऐसे देश भी शामिल है जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्वे और आइसलैंड की बात करेंगे तो ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, ठीक है, जो नाटो के सदस्य नहीं है। जैसे स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन नाटो का सदस्य बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो इसके शेष सदस्य यूरोपीय संघ या नाटो के सदस्य है, ठीक है। अब बाकी की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ का सदस्य, फिनलैंड की बात करेंगे नाटो का सदस्य है, 21वां सदस्य ही बना है, 32वां स्वीडन हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कौन मतलब नाटो का है, कौन मतलब क्या स्वीडन का, डजेंट मैटर, हमको बस ध्यान में रखना है NB8 कंट्री में, ठीक है, 8 देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें विदेश मंत्री ने भी इसका नाम ले लिया, इसलिए चर्चा में आ गया। विदेश मंत्री साहब ने कहा NB8 नेशन के साथ हमारा सहयोग जो है काफी मजबूत हुआ पहले की कंपेयर में। NB8 नेशन का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, 92 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। NB में 5 नॉर्डिक आते हैं, 3 बाल्टिक आते हैं। नॉर्डिक में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। बाल्टिक में कौन कौन है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुनिया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आप देखेंगे साथी क्या था, साथी क्या है, तो साथी मतलब विदेश मंत्रालय के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने राज्यों से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म को साथी सेल्फ, ठीक है, साथी फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बीपीएससी पूछता है उल्टा सीधा फुल फॉर्म, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम का उपयोग के प्रोत्साहन करने के लिए कहा। साथी के बारे में क्या होता है, तो सबसे पहले यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने IIT कानपुर का सहयोग से शुरू किया है, ठीक है। तो किसने शुरू किया है, तो मिनिस्ट्री, मैं गलती बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, ठीक है, एजुकेशन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसके हेल्प से शुरू किया है, तो IIT कानपुर के हेल्प से मतलब शुरू किया है, ठीक है। यह एक ओपन लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, यह छात्रों के लिए मतलब निःशुल्क होगा, ठीक है। बात करेंगे, यह छात्रों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा, ठीक है। साथ ही छात्र अपनी सीखने की क्षमता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपको अगर खुद का असेसमेंट करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, कुछ लिख के भेजेंगे, चाहे कुछ भी ऐसा करेंगे तो AI आपको चेक करके बता देगा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे सुधार कर सकते हो, चाहे जो भी करना होगा, सो AI मतलब पूरी तरीके से गाइड करेगा, जिससे आपका सीखने की क्षमता के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साथी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है, IIT कानपुर के हेल्प से किया है, बस इतना। इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेना, बस यही आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथी को साथी बनाइए, हालांकि नोट्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जहां जहां बड़ा बड़ा था, ऊपर का 2 जो था बड़ा था, उसको आपको करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ठीक है, मतलब एक फ्रॉग की एक प्रजाति मिली है, इसका नाम क्या है, नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। भारतीय वन्यजीव संस्था ने, ठीक है, जीव विज्ञानियों, ठीक है, देखेंगे जीव विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मिलता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में कमलांग भू क्षेत्र में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की मतलब खोज की है, ठीक है। इस प्रजाति का नाम क्या है, नुआ दिहिंग नदी के नाम पे रखा गया। नुआ दिहिंग क्या है, एक नदी के नाम है, तो उसी के नाम पे मतलब इस प्रजाति का नाम रखा गया है, तो नुआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूरा नाम क्या है, म्यूजिक फ्रॉग इसका नाम है, लेकिन नदी में मिला इसके लिए इसका नाम रखा है नुहा दिहिंग। नुहा दिहिंग किसकी सहायक नदी, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग का प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखेंगे यह निदिराना जीनस का मेढक है। भारत में इस प्रजाति का मेढक पहली बार पाया गया, ठीक है।
अब देखेंगे इसके शरीर के मध्य भाग पर हल्के क्रीम रंग की धारियां होती है, ठीक है, दिख ही रहा है। ठीक है, इसके थूथन मतलब क्या होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसके थूथन गोल होते हैं और पीठ पे हल्की उभरी होती है, पीठ जो है हल्का सा क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो था फ्रॉक था, कहाँ पे मिला है, अरुणाचल प्रदेश में मिला है। नाम दखा कमलंगा भू क्षेत्र में मिला है, म्यूजिक फ्रॉग इसका नाम है, लेकिन नदी के पास में मिला है, इसलिए नुआ दिहिंग नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बाकी इसका विशेषता क्या है, वही उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सारी चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे तो भारतीय आगे वन क्या जीव है, संस्थान कहाँ है सर? देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान नहीं, फॉरेस्ट रिसर्च है ना देहरादून में। हाँ, भारतीय वन्यजीव संस्थान देखिए कब कहाँ पे, याद नहीं आ रहा। कोलकाता है क्या? हैदराबाद में कहाँ, कोलकाता। कोलकाता होना चाहिए। हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च वाला तो देहरादून में है। हाँ, या FRI चेक कर है। लीजिए ना कहाँ पे है, चेक कर लीजिए को। देखेंगे एम एम क्या है, एम्ब्लियोइडोसिस क्या होता है। ये वैज्ञानिकों ने 2D प्रोटीन मोनोलेयर निर्मित की है। यह मोनोलेयर इम्नियो क्या लिखा हो रहा है, इम्युलोइडोसिस जैसी बीमारियों के अध्ययन करने में मदद, मतलब ये बीमारी का नाम है। ठीक है, एमिलाइडोसिस है। हाँ, एमिलोइडोसिस। एमिलाइडोसिस। ठीक है, ये एमिलाइडोसिस क्या है, तो बहुत प्रकार का दुर्लभ रोग है ये, विभिन्न मतलब ये क्या है, एक दुर्लभ रोग है। ठीक है, यह शरीर में, ठीक है, एमिलाइड के असामान्य जमाव के कारण होता है। ठीक है, एमिलाइड क्या होता है, तो असामान्य रेशेदार कोशिका बाह और प्रोटीन युक्त जमाव होता है। यह हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, देहरादून पलीहा और में है सर। शरीर के, देहरादून में, चले थैंक यू। ठीक है, यह हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, पलीहा और शरीर के अन्य भागों में मतलब पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लक्षण क्या है इसके, थकान, वजन का कम होना, शून्य हो जाना, जीभ का आकार मतलब बढ़ जाना। ठीक है, ये लक्षण किसका है, एमिलियाइडोसिस के लक्षण है, जो कि एमिलाइडोसिस। मतलब हाँ, एमिलॉइड के असामान्य जमाव के कारण ये बीमारी होता है। ठीक है, WHO के अनुसार दुर्लभ रोग वो होते हैं जिसका प्रसार, ठीक है, प्रति जनसंख्या पर एक या उससे कम व्यक्ति में होता है। ठीक है, मतलब 1000 में से एक व्यक्ति किसी किसी को बीमारी हो जाता है। ठीक है, ये आजीवन बने रहने वाले रोग या विकार होते हैं, शरीर को अति दुर्बल कर देते हैं। ठीक है, ये दुर्लभ रोग जो होता है जल्दी इसका इलाज भी नहीं होता है। ठीक है, एक नृत्य की बात करें, इसका नाम है कोकलती, क्या नाम है, कोलकली नृत्य। ठीक है, कोलकली। कहाँ का कोलकली। है, हाँ, कोलकली नृत्य। ठीक है, केरला। ये सेंट थॉमस के भारत केरल। आगमन पर, ठीक है, सेंट थॉमस, ठीक है, सेंट थॉमस के भारत आगमन का स्मृति में केरल के त्रिशूर में, ठीक है, कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। कोलकली नृत्य के सेंट बारे थॉमस में सर कहते हैं, ब्रिटिश था वही ना? हाँ वही सेंट थॉमस ब्रिटिश सेंट था, थॉमस जिसके नाम जी। पे बहुत सारा चर्च भी है। ठीक है, सेंट थॉमस के नाम पे। ठीक है, बात करेंगे यह मतलब केरल में उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है। तमिलनाडु में इस कला को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के रूप में जाना जाता है। इसे कलारी पट्टू के तत्वों को भी अपनाया। कलारी पट्टू क्या है, मार्शल आर्ट है। ठीक है, कहाँ पे प्रचलित है, केरल और तमिलनाडु में प्रचलित क्या है, मार्शल आर्ट है। जैसे पंजाब का मार्शल आर्ट गटका, ठीक है, उसी तरह कलारी पट्टू कहाँ का है, केरल और तमिलनाडु। यह नृत्य के दौरान प्रत्येक नर्तक अपने दोनों हाथों में एक छड़ी धारण किए रहता है, जिसे लेकर एक, ठीक है, घेरे में गोल गोल घूमता है। साथ ही इन छड़ियों को एक लयबद्ध ताल के आपस में टकराता है। जैसे जैसे संगीत का, ठीक है, स्वरमान बढ़ता है, वैसे वैसे घूमने की गति भी बढ़ती जाती है। जैसे कि नृत्य आगे बढ़ता है, घेरा फैलता और सिकुड़ता है। इसका प्रदर्शन धान की फसल के कटाई के मौसम में के दौरान किया जाता है। हम लोग को लगता है नृत्य को देखना चाहिए, रुकिए मैं आप लोग को ये नृत्य को दिखाता हूँ। आ जाता है ना। कोलकली। कोलकली नृत्य, कोलकली डांस। लेट मी, मैं आपको दिखाता हूँ। कोलकली लिख रहे हैं तो कोलकाता आ रहा है, लगता पॉपुलर नहीं है क्या। वो केरल वाला है।
देखिए कैसे होता है। लकड़ी हाथ में लिए हुआ है, करो ना। नेटवर्क स्लो है। ये डांडिया टाइप का। डांडिया टाइप के डांडिया। डांडिया से डिफरेंट है। देख रहे हैं, ये सब पुरुषों का जोन में, डांडिया लेकिन है। धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे ये लोग अलग होते रहेगा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे अलग होते जाएगा। फैलता है सिकुड़ता है ना, वही अब वही। फैलता है सिकुड़ता है। ठीक है, समझ गए, धीरे 2 धीरे। डंडा लेके फैलता है सिकुड़ता है, समझ गए सर। थोड़ा भगा के सर देखते हैं। धोती पे बेल्ट पहन लिया है। नहीं, लुंगी है लुंगी। जा- अरे हाँ लुंगी ठीक है, शायद। यही जो था आपका, ये नृत्य था। बेल्ट भी पहना है लग रहा है शायद। ठीक है, ब्लैक लुंगी कलर पे का। ठीक है, बेल्ट पहना है। चलिए, तो कुलकरी नृत्य के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, कब के इसका प्रदर्शन धान की मौसल के। अब चलिए आग का आखिरी क्वेश्चन। मोजाम्बिक जो राजधानी जो था चर्चा में था। मोजाम्बिक की बात करेंगे, देश चर्चा में है, सुर्खियों में। इसका राजधानी क्या है? मपूटू। क्या है मोजाम्बिक की राजधानी? मपूटू। ठीक है, आईएनएस सुमेधा मोजाम्बिक अफ्रीका में एक विस्तार जलधारा भी है। जलधारा भी है। होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जलधारा है। ठीक है, ये गर्म जलधारा। देखेंगे। आईएनएस सुमेधा अफ्रीका में विस्तारित परिचालनात्मक तैनाती के एक भाग के रूप में मपूटो पहुंचा। ऐतिहासिक पहलू, मपूटो जो था 1752 तक पुर्तगाली भारत गोवा से शासित था। मतलब बात का मोजाम्बिक का शासन कहां से चला जाता? गोवा से चला जाता था 1752 तक। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे, अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पे स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा हिंद महासागर से लगती है। सीमावर्ती राज्य की बात, उत्तर में तंजानिया है, दक्षिण दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका एवं स्वाजीलैंड है, पश्चिम में जिम्बाब्वे है तथा उत्तर पश्चिम में जाम्बिया है। जाम्बिया मवाली और लेक नयास से घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो बात करेंगे, इससे मकर रेखा इससे होकर गुजरती है। प्रमुख नदियां की बात, जाम्बेंजी, रोबुमा, मापुटो। मापुटो इसकी राजधानी भी है ना, मापुटो राजधानी है, लेकिन नदी का नाम मापुटे लिखा हुआ है। लिम्पोपी, लिम्पोपी नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी है। उच्चतम चोटी की बात करें, माउंट विंगा जो है इसकी उच्चतम चोटी है। खनिज में क्या क्या मिलता है? सोना मिलेगा, पन्ना मिलेगा, तांबा मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा और प्राकृतिक गैस आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा मोजाम्बिक। चलिए, मोजाम्बिक का राजधानी क्या है? मापुटो। क्या है मोजाम्बिक की राजधानी? मापुटो। ठीक है, आज का क्लास कितना अच्छा रहा। 9 बजे शुरू किया, पूरी तरह से 11 बजे आपका एक सब और कुछ ऊपर छूट मतलब गया क्या हो सर, गया, केएफडी है ना ऊपर, समाप्त हो गया। बहुत वायरस। अच्छा, मतलब बेस्ट टाइम है ये। यही टाइमिंग सही है सर। यही टाइम सही है। किसी ये छूट गया। ठीक है, को भी क्यासा दिक्कत नूर नहीं है इस फॉरेस्ट टाइम से। डिजीज। ठीक है, जिसको केएफडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज क्या था? देखिए, अध्ययन से कर्नाटक के 2 और जिलों केएफडी वायरस और केएफडीबी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। ठीक है, इस वायरस की पहली पुष्टि कर्नाटक के क्यासानूर वन रेंज में हुई थी। इसी कारण से क्यासानूर नाम दिया गया। केएफडी क्या है, किस तरह का डिजीज है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिए, पशुजन्य रोग है, केएफडीबी के कारण होता है। केएफडीबी बात करेंगे टिक्स, किलनी के काटने से होता है। क्या होता है? केएफडीबी टिक्स किलनी के काटने से होता है। इसे मंकी डिजीज, मंकी फीवर के रूप में भी जाना जाता है। काले मुंह वाले लंगूर, बंदर तथा ठीक है बोनेट मैकेक इस रोग के प्रति क्या है? अति संवेदनशील है। ठीक है, यह संक्रमित बंदर वायसराय का प्रसार मानव आबादी में भी कर सकता है। ठीक है, तो बंदर से होता है ये, लेकिन मानव की आबादी में भी फैल सकता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? केएफडी वायरस की बात करेंगे तो बात करेंगे ये कर्नाटक कर्नाटक में के हुआ था, क्वासानूर वन कर्नाटक रेंज में। में हुआ था, जंगल से फैला था, इसीलिए इसको क्यासानूर नाम दिया गया। केएफडी पशुजन्य रोग है, जो कि किसके वजह से होता है? केएफडी भी के वजह से होता है। वायरस की केएफडी वजह भी से से होता मतलब क्या हो जाएगा? वायरस की वजह से होता है। ठीक है, है। किसमें फैलेगा? मंकी डिजीज है, लेकिन मंकी डिजीज से मतलब ये लंगूर। इंसानों में भी मतलब क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है, आई थिंक चीजें समझ